जय हिंद दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह रोशन और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रुद्रा ट्यूटोरियल्स में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। आज हम जानेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस, रजिस्टर भी कहते हैं, का संयोजन माने जुड़ाव। तो प्रतिरोध का जुड़ाव या जोड़ना, प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, तो इसको जानने से पहले हम एक चीज समझेंगे कि ये जो प्रतिरोध का संयोजन है ये ओम के नियम का ही एक भाग है। ठीक है, तो इसको जानने से पहले हम लोगों को ओम का नियम जानना पड़ेगा। तो ओम का नियम का जो वीडियो है हमने बनाया है, तो पहले ओम का नियम का वीडियो बन चुका है, तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो हम पहले मोटी मोटा ये समझ लें कि ओम का नियम क्या है। तो ओम का नियम क्या कहता है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा एवं उसके सिरों के बीच विभवांतर में संबंध को ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम किसे कहते हैं? किसी चालक मतलब परिपथ में प्रवाहित धारा, इलेक्ट्रिक करंट आई, तो प्रवाहित धारा एवं उसके सिरों के बीच विभवांतर, विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस में संबंध को ओम का नियम कहते हैं। मतलब कि वह नियम जिसके अंतर्गत धारा और विभवांतर का संबंध बनाया जाए उसे ओम का नियम कहते हैं। तो ओम का नियम ये चीज बताता है। तो ओम का नियम है क्या? तो आइए अब हम लोग ओम्स लॉ के बारे में भी जान लें। ओम कहता क्या है? ये तो एक सरल भाषा में है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा एवं उसके सिरों के बीच विभवांतर में संबंध को ओम का नियम कहते हैं। लेकिन ओम का नियम क्या है? ये है कि यदि किसी चालक की, ठीक है, चालक की भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल इत्यादि में का अपरिवर्तित रहे। मतलब कि भौतिक अवस्थाएं जो है लंबाई, चौड़ाई, ताप, दाब, ये सब अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित रहे तो इसके, ठीक है, तो उसके सिरों का विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। मतलब यहां पे ओम का नियम कह रहा है कि भी, इसको समानुपाती कहते हैं, अंग्रेजी में प्रोपोर्शनल कहते हैं, भी समानुपाती आई। तो मतलब कि यदि कोई परिपथ है या चालक है, उसकी भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित न की जाएं तो उसमें जो उसके सिरों पे विभवांतर लगेगा वह धारा के समानुपाती होगा। अर्थात जैसे हम ऐसे ही समझ लें कि जैसे कि ये एक परिपथ है, ठीक है, और यहां पे वोल्ट मीटर है और यहां पे एम्पियर मीटर। तो एम्पियर मीटर क्या होता है? ये हमेशा सीरीज में लगता है, एम्पियर मीटर, और ये वोल्ट मीटर पैरेलल में। तो यहां से अगर हम कुंजी को बंद कर देंगे, ये सब जो भी सिंबल हैं, अमीटर, वोल्ट मीटर और ये कुंजी इत्यादि का सारा जो सिंबल है वो हमारे
द्वारा जो पहले वीडियो बनाया गया है ओम्स लॉ में बताया गया है। तो आप वहाँ पर जाके इसका पूरी तरह से आप अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ से कुंजी जब बंद होगा तो इसका धारा प्रवाहित होगा, और धारा जब प्रवाहित होगा तो जैसे कि यहाँ पे हमने उस वीडियो में बताया है कि 1.5 अगर 1.5 वोल्ट का हम धारा प्रवाहित करें तो 1 एम्पियर आएगा। यदि इसको हम 3 वोल्ट कर दें तो इसका 2 एम्पियर। यदि इसका भौतिक अवस्था, ये जो सर्किट है इसमें किसी भी चीज का भौतिक अवस्था यदि न चेंज किया जाए तो हमेशा समानुपाती बताएगा। अब ऐसा है कि यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए अगर 4.5 वोल्ट का यहाँ पे विभवांतर कर दिया जाए तो हो सकता है कि वायर कहीं से कमजोर हो और वो हीट होने लगे, गर्म होकर पिघलने लगे, तो यहाँ पे जो एम्पियर बताएगा वह सही नहीं बताएगा। तो उसमें क्या है कि सारी शर्तें होनी चाहिए। पहले बात तो ये वायर जो है धातु का होना चाहिए, उसके बाद इसकी भौतिक अवस्थाएं ये गर्म न हो, इसकी लंबाई चौड़ाई में कोई परिवर्तन न किया जाए तो इसका जो रीडिंग बताएगा वो सही बताएगा। अन्यथा ये गर्म होगा या कहीं से शॉर्ट सर्किट करेगा तो ये रीडिंग हमेशा गलत बताता रहेगा। इसकी संपूर्ण जानकारी हमारे पिछले वीडियो में दी गई है। तो ओम का नियम सरल रूप से आप लोग V बराबर I R भी कह सकते हैं, जिसमें R क्या है, नियतांक है। ठीक है, तो अब हम ओम के नियम के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये टॉपिक दूसरा है और वो टॉपिक दूसरा है। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। आज हम जानेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। तो उपलब्ध प्रतिरोधों में इच्छित प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है। संयोजन क्या है? उपलब्ध प्रतिरोधों में जो भी हमारे पास जैसे उपलब्ध प्रतिरोध है, मान लीजिए हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है 2 ओम का, कह रहा है कि उपलब्ध प्रतिरोधों में इच्छित प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है। ठीक है, तो इच्छित प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए तो इसका संयोजन किया जाता है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे ये संयोजन कितने प्रकार के होते हैं। तो संयोजन मुख्यतः 2 प्रकार से किया जाता है। जो संयोजन होता है यह मुख्यतः 2 प्रकार से किया जाता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो। तो यह मुख्यतः 2 प्रकार से किया जाता है। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, पहले को क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। इसको अंग्रेजी में सीरीज कनेक्शन कहते हैं। ठीक है, दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। इसको अंग्रेजी में पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। तो पहला क्या है? सीरीज, दूसरा है पैरेलल। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के लिए, और हिंदी मीडियम के लिए पहला श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। तो हम पहले हम जानेंगे श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। तो इसके बारे में जानने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजों की जानकारी होना जरूरी है। तो हम पहले जानेंगे कि धारा रास्ता बदलने पर धारा बदलती है। ठीक है, यदि रास्ता एक ही हो तो धारा नहीं बदलेगी। अगर यहीं से अगर रास्ता कई ठो हो जाए, ठीक है, तो ये क्या होगा? ये धारा बदल जाएगी। ठीक है, बिंदु विभवांतर में हम समझेंगे, बिंदु बदलने पर विभवांतर बदल जाता है।
विभवांतर कब बदलता है? जब बिंदु बदले। और धारा कब बदलता है? जब रास्ता अनेक हो। ठीक है, रास्ता जब अनेक हो तो धारा बदल जाएगा, और जब बिंदु अनेक हो तो विभवांतर बदल जाएगा। ठीक है, एक ये है, ये फार्मूला याद करने के लिए एक अच्छा तरीका है। अब यहाँ से हम इसको, यदि किसी को पक्षांतर नहीं आ रहा है तो ये बहुत एक ऐसी युक्ति है जिससे एकदम सरलता से इसके फार्मूला को आप जान सकते हैं। जैसे हम भी बराबर लेंगे यहाँ पे, तो यदि हम भी बराबर जानना चाहें कि क्या होगा, तो भी बराबर आई आर, तो क्या होगा? भी बराबर आई गुणे आर। अब हम यदि समझना चाहें कि आई बराबर क्या होगा, तो आई बराबर केवल लिखिए, और उसके बाद इसको आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे काट दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? भी बटे आर। और यदि हमें r का मान जानना है तो हमें बस r को अलग कर देना है, तो हो जाएगा r बराबर v बाई आई। तो ये एक ऐसा युक्ति है जिससे हम लोग फार्मूला को, सूत्र को आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम समझें पहले श्रेणी क्रम संयोजन। इस संयोजन में जुड़ाव में प्रतिरोधों को एक के बाद एक, ठीक है, कैसे? एक के बाद एक, ठीक है, एक के बाद एक क्रमवार जोड़ा जाता है। ठीक है, हम जोड़ के दिखा दे रहे हैं कि ये कैसे जोड़ा जाता है। एक के बाद एक का मतलब एक प्रतिरोध, फिर दूसरा प्रतिरोध, फिर तीसरा प्रतिरोध। कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी प्रतिरोध आपके पास हो, सभी एक के बाद एक को क्रम से क्रमवार जोड़ा जाता है। प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं। जैसे आप लोग ट्रेन का डिब्बा देखे हैं, ट्रेन तो देखे होंगे। तो ट्रेन में क्या होता है, पहले इंजन होता है, तो अगर इंजन को छोड़ दिया जाए तो उसका पहला डिब्बा जुड़ता है, तो पहले डिब्बे का आधा सिरा ए है, ठीक है, तो उसका पिछला सिरा कौन सा होगा? बी। उसका पिछला सिरा बी, और जो दूसरा डिब्बा होगा उसका पहला सिरा बी से जुड़ेगा। उसके बाद उसका जो पिछला सिरा होगा वो क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, तो पिछला सिरा होगा सी, और जब उसमें एक डिब्बा और जोड़ना पड़ेगा तो उस डिब्बे का अगला सिरा उस सी वाले पॉइंट पर, मतलब इस दूसरे के डिब्बे के पिछले पार्ट में उसका पहला वाला भाग पिछले भाग में, दूसरे वाले के पिछले भाग में तीसरे वाले का पहला भाग सिरा उसको जोड़ दिया जाता है। फिर इसका पिछला यहां पे डी। कहने का मतलब है कि ट्रेन के डिब्बे की तरह ही ये होता है, पहला सिरा इसके आगे, अगला सिरा, पिछला सिरा इसके पीछे, फिर उसके बाद यदि किसी प्रतिरोध को जोड़ना है तो उसका अगला सिरा इसके पिछले सिरे में, फिर इसका पिछले सिरे में अगर इसको और जोड़ना है तो एक और जुड़ेगा। ऐसे ऐसे आप जोड़ सकते हैं, चाहे जितना भी जोड़ सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये क्या कहता है, प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, यदि ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है, तो अगले वाले, मतलब अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं। ठीक है, अगर ये इसका अगला हम लेते हैं तो ये पिछला होगा, तो पिछला में इस जो एक प्रतिरोध है उसका अगला इसमें जुड़ेगा, इसके पिछले में इसका अगला जुड़ेगा, ऐसे ही ये क्रमवार जुड़ता चला जाएगा। ठीक है, यदि हम इसको ऐसे कर दें, पूरी सर्किट बना दें, परिपथ,
इसका हम परिपथ बना दें तो इसका नाम हम क्या रखेंगे, R1। इसका तो हमें मान पता नहीं है, तो ये क्या हो गया दूसरा प्रतिरोध, ये हो गया हमारा तीसरा प्रतिरोध। ठीक है, अब इसमें ये देखना है कि इसमें I का मान क्या होगा। तो I का मान क्या है, हम पहले ही बता चुके हैं कि धारा कब बदलती है, धारा उस वक्त बदलती है जब इसका रास्ता कई हो, अनेक हो। जैसे कि आप देखे होंगे कि खेत में सिंचाई के लिए पाइप का प्रयोग होता है, या घर में घर के लिए यदि घरेलू काम के लिए पाइप का प्रयोग होता है पानी के लिए, तो जो पाइप होता है उसमें यदि हम, जैसे ये पाइप है, यदि इसमें हम 10 लीटर पानी को प्रवाहित करें, मतलब इसमें डालें, तो यहाँ पे कितना पानी आएगा, 10 लीटर ही आएगा। ठीक है, जितना इस पाइप के इस पहले सिरे से हम पानी डालेंगे उतना ही पानी दूसरे सिरे से इसके निकलेगा। ठीक है, इसमें चाहे जितना भी पाइप यदि जोड़ दिया जाए, मान लीजिए इसके आगे भी हम एक पाइप जोड़ दें, थोड़ा सा मोटा में जोड़ दें, फिर इसके आगे भी अगर एक पाइप हम जोड़ दें, इसका मतलब है कि इसमें हम यदि इस पाइप में मोटा पाइप, उससे मोटा पाइप या उससे पतला पाइप, कोई भी पाइप जोड़ दें, इसमें जो धारा बहेगी, जो जल धारा पानी का धारा है, वो एक ही रास्ता होने के कारण यदि ये 10 लीटर यहाँ पे पानी हमको बहाना है तो यहाँ पे भी दूसरे सिरे पे भी हमारा 10 लीटर ही मिलेगा। यदि हम इसका रूप बदल दें, मान लीजिए ये सरल भाषा में हम बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमारा जो शर्त है, पहले ये शर्त है कि हमको पता होना चाहिए, वीडियो चाहे जितना बड़ा हो जाए क्या मतलब है। जब हमें समझ में नहीं आएगा तो हम वीडियो छोटा या बड़ा लेकर क्या करेंगे। ठीक है, जब तक हमें किसी चीज़ का पूर्ण जानकारी नहीं हो पाएगा तो ठीक। आप लोग एक ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा को विद्युत धारा कहते हैं, जल के भी धारा को हम जल धारा कहते हैं। तो आपको यदि विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट को यदि आपको समझ में न आए कि ये किस में बदलेगा किस में नहीं बदलेगा, तो आप सिंपल सी एक चीज याद कर सकते हैं कि ये विद्युत धारा है और हमारा जल धारा है। तो जल धारा और विद्युत धारा दोनों को अगर सेम समान लेके चलेंगे तो हम लोग इसे आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, और जिसमें ये बदलेगा, आपका विद्युत धारा बदलेगा, उसमें आपका विभवांतर नहीं बदलेगा, जिसमें विभवांतर बदलेगा उसमें विद्युत धारा नहीं बदलेगा। और ये दोनों आपस में अब अपोजिट की तरह काम करेंगे। तो यदि हम यहाँ पे 10 लीटर का पानी का प्रवाह करें, इसमें डालें, तो हो सकता है कि 2 लीटर इधर से पानी निकल जाए, 1 लीटर इधर से पानी निकल जाए, 500 ग्राम यहाँ से पानी निकल जाए और यहाँ पे 200 ग्राम पानी निकले। मतलब इसको यदि चाहे जैसे ये कुल टोटल 10 लीटर पानी निकल जाएगा, लेकिन इसका माध्यम अलग अलग होने से सब में अलग अलग पानी जाएगा। जो जिधर के ढाल रहेगा उधर ज़्यादा पानी जाएगा, ऊंचाई पे कम पानी जाएगा। तो हम लोग समझ गए कि जल धारा का अगर सिरा कई ठो हो, अलग अलग हो, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मान बदल जाएगा। यदि एक ही हो तो एक ही रहेगा। ये आप लोगों को सरल रूप से बताने के लिए हमारा वीडियो इतना लंबा हो रहा है, अन्यथा हम बहुत आगे पहुंच गए होते। लेकिन हमारा उद्देश्य है आपको समझ में आए। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि वीडियो बड़ा हो या छोटा हो, चाहे जो भी हो, हमको बहुत फर्क नहीं पड़ता है। अब हम जानेंगे कि धारा रास्ता बदलने पर धारा बदलती है। तो इसका रास्ता एक ही है, इसका मतलब इसका धारा नहीं बदलेगा। सिंपल सी बात है। इसका अगर अलग अलग रास्ता होता तो इसका धारा बदल जाता। तो धारा हमारा क्या होगा, यहाँ पे सेम होगा, यहाँ पे आई सेम होंगे। ठीक, तो जितना
आई यहां से चलेगा उतना ही आई यहां पे होगा, धारा जितना यहां से चलेगा उतना ही धारा यहां पे आएगा, ठीक है। लेकिन बिंदु बदलने पर विभवांतर बदल जाता है। तो हम लोग यदि मैथ में आए तो मैथ के बच्चों को ये पता होगा कि यहाँ भी बिंदु अलग अलग हो गए, क्योंकि ये अगर एक ही बिंदु होता तो इसका नाम एक ही होता, चाहे हम ए रखते हैं, चाहे एक्स रखते हैं, चाहे कुछ भी रखते हैं, लेकिन यहाँ पे बिंदुओं का नाम अलग अलग है। जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे बिंदु बी है, यहाँ बिंदु सी है, यहाँ बिंदु डी है, इसका मतलब ये सारे बिंदु अलग अलग हैं। तो बिंदु अलग अलग होंगे, बिंदु बदलने पर विभवांतर बदल जाएगा, तो यहाँ पे विभवांतर बदल जाएगा। यहाँ से यहाँ का विभवांतर हम लोग को पता नहीं है, इसलिए हम लोग V1 रख देंगे। फिर यहाँ से कुछ भी हो सकता है, V2 रख देंगे, और यहाँ से यहाँ का विभवांतर V3 रख देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका परिपथ, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम V चलाएंगे, यहाँ से जो वोल्ट चलेगा वह वोल्ट ये सारे प्रतिरोध अलग अलग प्रकार से उसको प्रवाहित करेंगे, लेकिन इसमें I बराबर होगा, ठीक है। तो अब हम इसका तुल्य प्रतिरोध बनाएंगे। तुल्य प्रतिरोध मतलब कि इसके तुलना में एक ऐसा परिपथ बनाएंगे जो इन तीन प्रतिरोध न लगाकर वहां पे एक ही प्रतिरोध लगेगा, ठीक है। जो यहाँ पे 3 प्रतिरोध है, 1 2 3, या इससे ज्यादा भी लग सकता है, 4 5 6 7 8 9 10, चाहे जितना अब लग जाए। उसमें हम क्या करेंगे, इसका एक ही प्रतिरोध से हम काम चलाएंगे। यहाँ पे जो 3 ठो लगा है वहां पे एक ही लगाएंगे। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी भी सामान को 2 व्यक्ति उठाते हैं, उन दोनों व्यक्तियों से अकेले नहीं उठ सकता है वो, तो वो लोग टिकाते हैं, आगे पीछे पकड़ते हैं उसके। यदि मान लीजिए उससे शक्तिशाली कोई व्यक्ति आए जो उस सामान को अकेले ही उठा ले, तो उसके लिए तो 2 व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो वैसे ही वो अकेले ही उठा लेगा। तो उसी प्रकार ये जो 3 प्रतिरोध जो कार्य कर रहे हैं, इन तीनों के स्थान पे एक ऐसा तुलनात्मक इनके प्रतिरोध रखा जाएगा जो प्रतिरोध इन तीनों के अकेले ही बराबर होगा, ठीक है। तो हम अगर तुल्य प्रतिरोध इसका बनाए, तुल्य प्रतिरोध परिपथ, तो इसका नाम रखेंगे तुल्य परिपथ। तुल्य प्रतिपथ हम यदि बनाएंगे तो एक प्रतिरोध हम रखेंगे जो इन तीनों के शक्ति के बराबर होगा, तो इसका नाम हो जाएगा R तुल्य, क्योंकि इसका भी मान हम लोगों को नहीं पता है। इसमें भी हम एक कुंजी लगा देंगे, और यहाँ पे हम इसका बैटरी, ठीक है। बैटरी के लिए थोड़ा सा एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, ठीक है, इस प्रकार से हम लगा देंगे। तो ये हो गया। तो इसका जो विभवांतर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, वो समान होगा, इसमें धारा भी समान बहेगी, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसको हम मिटाएंगे और इसका यहाँ पे जो इसके आगे की है उसे लिखेंगे। अब इसको हम समीकरण में लिखेंगे। तो पहले प्रतिरोध के लिए लिखेंगे पहले प्रतिरोध के लिए हम समीकरण बनाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको बनाएंगे V बराबर आई आर से। तो ये है V बराबर आई आर। तो यहां पे है V1 बराबर I क्या है, I हमारा एक ही है, धारा कोई परिवर्तन नहीं है। यहां पे हो गया R1, ठीक है। इसी प्रकार हम दूसरे प्रतिरोध के लिए क्या बनाएंगे समीकरण, ये हो गया हमारा पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण यदि हम बनाएंगे दूसरे प्रतिरोध के लिए बनाएंगे तो V2 बराबर I हमारा सेम होगा, और यहाँ पे R चेंज हो जाएगा, R2। ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। तीसरे
प्रतिरोध के लिए हम बनाएंगे तो V3 बराबर I सेम होगा और यहाँ पे R3, ठीक है। ये हमारा हो गया तीसरा समीकरण। अब लोग समझिएगा, इसमें I एक सेम है, इसमें भी I सेम है, इसमें भी I सेम है, इसमें भी I सेम है, इसलिए I1 I2 I3 नहीं होगा, क्योंकि I का मान हमें पता है, I का मान सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन इस सब का मान अलग अलग हो गया है, और इसलिए ये V1 है तो ये R1 है, ये V2 है तो R2 है, ये V3 है तो R3 है, इसका तीनों का मान अलग है। अगर हम तुल्य परिपथ में ले तो तुल्य प्रतिपथ का हम लोग अगर समीकरण बनाएंगे तो जितना यहां से V चलेगा उतना ही V यहां से यहां चलेगा, वही I यहां से यहां चलेगा, तो ये हो जाएगा V बराबर I R, ठीक है। जगह नहीं है इसलिए, तो यदि हम तुल्य परिपथ में मान रखना चाहें तो मान क्या होगा, देखिए यहां से V चला और V कई में बढ़ गया, कई हिस्सों में, एक हिस्सा, दो हिस्सा और तीन हिस्सा में, तो हम इस V बराबर लिख सकते हैं V1 V2 V3। तो V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, अर्थात ये V जो चला है, अगर V कोई एक अंक मान लीजिए वो चला है तो यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, लेकिन टोटल फिर आके वही हो जाएगा, यहाँ पे V का मान पूरा हो जाएगा, वही हो जाएगा। तो हम लोग V बराबर V1 V2 V3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा V1 यहाँ पे है, V2 यहाँ पे है, V3 यहाँ पे है, तो इसका हम लोग मान यहाँ पे रख देंगे। तो क्या होगा, बड़े V का बराबर कितना है, IR, बड़े V का मान है, और V1 का मान क्या है, IR1 प्लस, देखिए ये प्लस लगा है ना, प्लस यहां पे लगेगा V2 जो है बराबर का मतलब यही होता है, जो V2 है वही ये है, जो ये है वो ये है, इसमें कोई किसी में कोई अंतर नहीं है। तो हम V2 के स्थान पे IR2 लिख सकते हैं, IR2। फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह यहां से आया, और ये V3 का मान हम लोग रखेंगे, V3 का मान रखेंगे तो V3 बराबर IR3 है, तो यहाँ पे हम IR3 लिख देंगे। इसके आगे यदि हमारा रहेगा तो IR4, 5, IR6, IR7 रख देंगे। तो हम लोग यदि मैथ की तरह देखना चाहें तो हम लोग क्या करते हैं मैथ में, कि यदि कोई अंक किसी में है तो उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो IR बराबर हम लोग इसमें से I इसमें भी है जिसका मान वही है, नियतांक है, ये भी I का मान वही है, फिर इसका भी I का मान वही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस I को बाहर ले लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। यहाँ पे हम R3 लिख देंगे। हमारा मकसद ये नहीं कि वीडियो बड़ा हो या छोटा हो, कोई मतलब नहीं है। हमारा मकसद बस ये है कि आपको आना चाहिए, आपको आ गया तो हमारा मेहनत सफल हो गया, और वीडियो से कोई लेना देना नहीं, बड़े छोटे से। तो हम लोग इस I को इस I से काट सकते हैं, और इसको हम यदि काट देंगे तो ये हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां पे हम छोटे R का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम बड़े R का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब हम लोग एक चीज ये जानेंगे, इसमें एक चीज बहुत मजेदार चीज है। इसमें क्या है कि ये देता है कि V प्रोपोर्शनल I, ठीक है, V प्रोपोर्शनल I मतलब कि V समानुपाती I होता है, लेकिन इसमें I क्या है, उसमें तो R नियतांक है। ओम के नियम में जब ये आप देखेंगे तो R नियतांक है, लेकिन इस नियतांक का मतलब वही होता है जिसका मान एक ही हो, वो बदले ना। तो यहाँ पे I का मान भी नहीं बदल रहा है, तो ये नियतांक हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग लिखेंगे प्रोपोर्शनल, यहाँ पे इसे हम R।
तो कहने का तात्पर्य है कि वहां पे भी समानुपाते आई था, यहाँ पे भी समानुपाते आर है इस संयोजन में। ठीक है, किस संयोजन में? सीरीज के संयोजन में। तो श्रेणी क्रम का संयोजन हम कर रहे हैं, उसमें क्या होगा? भी समानुपाते आर। तो हम लोग भी समानुपाते आर को कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, अब देखिए आपको आगे काम देगा। हम लोग लिख सकते हैं V1 संबंधे V2 संबंधे V3 और इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं R1 संबंधे R2 संबंधे R3। ये आगे चल के ये क्वेश्चन में जब हम लोग सवाल हल करेंगे तो उसमें इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और इसका स्क्रीनशॉट लें। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन अर्थात पैरेलल कनेक्शन। हमने इसके पहले पढ़ा समांतर क्रम संयोजन के पहले हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन अर्थात सीरीज कनेक्शन के बारे में हम लोग समझे। सीरीज कनेक्शन में एक चीज आपको याद करने योग्य चीज है जिसे हम लिखे हैं। तो इसमें क्या हमें याद करने योग्य चीज मिलती है? इसमें धारा प्रवाह के लिए केवल एक ही मार्ग होता है। धारा प्रवाह के लिए एक ही मार्ग हम पहले बता चुके हैं, जिसके कारण समस्त परिपथ में धारा का मान समान रहता है, परंतु वोल्टेज का मान प्रत्येक रेजिस्टर पर भिन्न भिन्न होता है। अर्थात इसका धारा एक ही था, मार्ग एक ही था, इसलिए धारा एक है, लेकिन इसकी जो बिंदु है, पॉइंट है, वो अलग अलग होने के कारण इसके हर रेजिस्टर पर इसका जो विभवांतर अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस है वो भिन्न भिन्न होता है। इसका मतलब ये है। दूसरा याद करने के लिए आपको है तुल्य प्रतिरोध का मान। जो तुल्य प्रतिरोध है, जो तुलना किए थे, तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन में जुड़े गए प्रतिरोधों में सबसे बड़े से भी बड़ा होता है। अर्थात उसमें जो हम परिपथ या सर्किट बनाए थे उसमें जो भी रेजिस्टर था, प्रतिरोध था, उसमें हम लोग क्या क्या जोड़े थे? इसमें एक प्रतिरोध जोड़े थे R1, एक जोड़े थे R2, एक जोड़े थे R3। ठीक है, तो इसमें क्या है? बड़े से भी बड़ा। सबसे बड़ा क्या है? R3। देखिए इसका एक फार्मूला हम मतलब एक फार्मूला बना था जो था R बराबर R1, R तुल्य बराबर था, R तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यही था। ठीक है, मतलब R तुल्य वही था जो R1, R2, R3 को जोड़ने पर बने। ठीक है, मोटी मोटा बात ये समझिए। तो ये है सबसे बड़ा हमारा प्रतिरोध। ये क्या कर रहा है कि बड़े से भी बड़ा, अर्थात यदि हम तुल्य प्रतिरोध को देखें या तुल्य प्रतिरोध का मान अगर लिया है तो R1 के स्थान पे हम यहाँ पे 1 और 2 के स्थान पे 2 प्लस 3। यदि हमारा जो प्रतिरोध है पहला 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? R तुल्य बराबर क्या हो जाएगा? 1 2 बराबर 3 3 6, तो ये 6 हो जाएगा। और ये कितना है? 3। अगर ये 1 2 3 ये सबसे बड़ा 3 है तो यहाँ पे हमारा प्रतिरोध क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा 6। तो 6 क्या है? इस सर्किट में जो हमारा श्रेणी क्रम सीरीज सर्किट में जो था जो प्रतिरोध सबसे बड़ा, वह उससे भी बड़ा ये हमारा आएगा तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, इसका मतलब ये है। यदि अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें n संख्या तक का हमको रेजिस्टेंस जोड़ना है, मतलब n संख्या, मतलब कोई निश्चित नहीं है कि हमारा n कितना है, 10 है, 12 है, अनंत है, जो भी है। सो हम अगर n तक पूछेगा तो हमारा फार्मूला होगा Rn बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 कामा 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 Rn तक। ठीक है, अब हम जानेंगे हमारा दूसरा जो है संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कनेक्शन। इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सामान्य क्रम संयोजन अर्थात इसी एक शब्द और है इसका एक नाम और है पार्श्व क्रम।
इसको पार्श्व क्रम से भी जाना जाता है। इसको देखो, इसका नाम तीन हो गया। पहला हो गया समांतर क्रम संयोजन, दूसरा हो गया पार्श्व क्रम संयोजन, और तीसरा हो गया क्या, अंग्रेजी वाला सिंपल सा पैरेलल कनेक्शन। तो हम लोग अब जानेंगे समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों के एक सिरे आपस में जुड़े होते हैं तथा इसी तरह दूसरे सिरे भी आपस में जुड़े होते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? हम लोग जैसे मान लीजिए हमारे पास तीन प्रतिरोध हैं, हमारे पास तीन प्रतिरोध हैं। हमारे पास क्या है? तीन प्रतिरोध। ठीक है, फिर इससे हमें ऐच्छिक मान निकालना है। तो ऐच्छिक प्रतिरोध निकालने के लिए हम इसको किस क्रम संयोजन में जोड़ रहे हैं? समांतर क्रम संयोजन अर्थात पैरेलल में। तो इसका क्या कहना है कि इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों के एक सिरे, मतलब हम यदि इन सभी प्रतिरोध का एक सिरा ये है, ठीक है, ये है एक सिरा, ये है सभी का, तो सिरे आपस में जुड़े होते हैं। ये क्या होता है? आपस में ये जुड़े होते हैं। इसको हम आपस में जोड़ देंगे, सिंपल सा बात है। ओम का नियम बहुत कठिन है, बस समझना है और कुछ है वो नहीं, बस आप समझ जाएंगे, बस खेल खत्म। तो ये क्या है कि इसमें तीन प्रतिरोध हमारे पास था, इसका हम नाम रख देंगे। हमें इसका मान पता नहीं है, तो हमें मान नहीं पता है, तो हम ऐसे ही XYZ मान लेते हैं, जैसे प्रकार मैथ से उसी प्रकार हम इसको भी मान लेंगे। तो इसका ये हो गया। ठीक है, इसमें क्या है कि एक सिरा ई से जोड़ दो, दूसरा सिरा भी आपस में जोड़ दिया जाए। ठीक है, अब इसका हम सर्किट बनाएंगे। यहाँ पे हम बैटरी का यूज करेंगे और यहाँ पे हम कुंजी लगाएंगे। यहाँ पे हम अगर एम्पियर मीटर लगाना हो तो हम यहाँ पे एम्पियर मीटर लगा सकते हैं, इसको अमीटर भी कहते हैं। ठीक है, अगर हमें वोल्ट मीटर लगाना होगा तो हमें यहाँ से लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? वोल्ट मीटर ऐसा है कि जो एम्पियर मीटर है हम बता दिए हैं कि उस सीरीज में लगता है, लेकिन वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। ठीक है, तो अब हम इसको समझेंगे। इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों के एक सिरे आपस में जुड़े होते हैं तथा इसी तरह दूसरे सिरे आपस में जुड़े होते हैं। कहानी खत्म। अब आइए हम लोग जानेंगे इन बिंदुओं का हम नाम रख देते हैं। मान लीजिए इसका नाम हम x रख देते हैं, इसका मान y रख देते हैं, इसका नाम। ठीक हो गया? बस समझ गए ना? अब आइए अब हम लोग असली कहानी चालू करें। इसमें क्या है कि धारा क्या है? धारा का अगर मार्ग बदल जाता है, इसका पथ बदल जाता है, तो उसका मान भी बदल जाएगा। जिस प्रकार हम बताएं कि जो पाइप होता है नल का, उसमें अगर एक ही नल से पाइप एक ही सिरे से पानी आवे, उसका अलग अलग पाइपों से जोड़ दिया जाए तो किसी में 19-20 करके पानी का प्रवाह होता है। तो ठीक है, इसमें हम पहला बात जान गए कि इसका मार्ग तय है, तो इसका क्या है? मान चेंज हो गया, आई का मान चेंज हो गया। ये तो सभी को पता हो गया हो गया होगा कि मार्ग यदि बदल जाए, कई ठो शाखा उसमें फूट जाए, तो उसका आई का जो धारा का मान होगा वो बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हम लोग ये समझेंगे कि बिंदु बदलने पर विभवांतर बदलता है, लेकिन इसका तो बिंदु बदला ही नहीं। इसका बिंदु तो बस एक ही है, ये है x और ये है y। जितना विभवांतर यहाँ से चलेगा उतना ही विभवांतर यहाँ पे मिलेगा। तो हमारा क्या हो गया? v का मान समान हो गया। समझ में आया? किसी को यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट में कमेंट कर सकता है, उसकी समस्या को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छा लगे तो शेयर करें। तो हम इसको मिटा रहे हैं, इसके आगे की हम लोग कहानी शुरू करेंगे। देखिए, ओम का नियम कुछ नहीं है। ओम का नियम बस इतना ही है कि यदि उसके भौतिक अवस्था में बदलाव न हो तो हमेशा क्या हो जाए? विभवांतर धारा के समानुपाती होगा।
बस उसके मान में यदि आप बदलाव कर देंगे और उसके भौतिक अवस्था में, तो उसका मान चेंज हो जाएगा। तो इसके तुल्य हम एक परिपथ और बनाएंगे, तुल्य परिपथ। तो ये हो गया तुल्य परिपथ। परिपथ को अंग्रेजी में सर्किट कहते हैं, परिपथ। तो तुल्य परिपथ का यही मान है, मतलब है कि जो ये 3 रजिस्टर अर्थात रेजिस्टेंस या आप कह सकते हैं प्रतिरोध, तो ये जो 3 प्रतिरोध जो काम कर रहा है उसको हम एक ही प्रतिरोध से काम कराएंगे। ये हो गया आर तुल्य। यहां से तो हम लोग यदि इसको देखेंगे तो इसमें क्या है, आई सेम है, ठीक, इसमें विभवांतर सेम, ठीक हो गया। तो अब इसको हम क्या कहेंगे, इसमें हम क्या रखेंगे, V बराबर IR, ठीक है। और इसका हम समीकरण बनाएंगे तो इसका समीकरण कुछ अलग बनेगा। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, अब इसकी आवश्यकता नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा, है ना, आप लोग जान गए होंगे कि धारा उस शर्त में बदलता है जब धारा का मार्ग बदल जाए, कई ठोस मार्ग हो जाए। और विभवांतर कब बदलता है, आप लोग को पता है, विभवांतर उस शर्त में बदलेगा जब उसकी बिंदु बदल जाएगी। बिंदु यदि बदलेगा अर्थात पॉइंट बदलेगा तो बदल जाएगा। यदि आप लोगों को कोई दिक्कत हो रहा हो तो हमारे पहले वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। आई बटन पे आपको हमारा वीडियो का लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम डाले हुए हैं, और उसको आप लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग दोनों माध्यम में वीडियो देख सकते हैं। तो इसका हो गया आई बराबर IR। अब इसका हम समीकरण बनाएंगे, ठीक है। तो हम पहले समीकरण बनाएंगे पहले प्रतिरोध के लिए। पहले प्रतिरोध के लिए हम देखिए ये V बराबर IR, इसको यहां पे लिखे हैं। तो ये इस फार्मूले से, इस प्रकार के फार्मूले से ये हल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे I का मान बदला हुआ है, V सेम है। तो हम लोग I का मान इसको यहाँ से इस ये जो जुगाड़ है इसके माध्यम से हम इसको बदलेंगे। तो हम I बराबर करेंगे, तो I बराबर आप जानते हैं ऐसे काट देंगे तो हो जाएगा I बराबर V बाई R। आप लोग को समझ में आ गया। तो हम लोग पहले इसका पहले परिपथ का पहले समीकरण बनाएंगे। तो पहले परिपथ का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, I बराबर R1, नहीं R1 तो होगा, ये ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा ये V बटे R होगा, तो V बटे R1। फिर ये हो गया हमारा पहला समीकरण। दूसरे समीकरण को लेंगे तो हो जाएगा I2 बराबर V बाई R2, ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। अब हम इसको भी मिटाएंगे, हमें जगह की आवश्यकता है। अगर हम तीसरे प्रतिरोध का समीकरण बनाएंगे, तीसरा प्रतिरोध का समीकरण, तो ये हो जाएगा I3 बराबर V बाई R3, ये हमारा हो गया तीसरा समीकरण। देखिए इसके ऊपर हम हिंदी में भी लिख सकते हैं कि पहले प्रथम प्रतिरोध परिपथ या पहले प्रतिरोध का मान दूसरे प्रतिरोध का मान, या पहले प्रतिरोध के लिए दूसरे प्रतिरोध के लिए, हम इसे शॉर्टकट में ऐसे ही लिख दिए हैं कि आप लोग समझ जाइए कि ये आप खुद समझ जाएंगे। R1 जिसमें है वो पहला प्रतिरोध का मान है, ये R2 है तो उसका मान है, और 3 है तो तीसरे का मान है, ठीक है। हम ये जो है ये हमारा तुल्य प्रतिरोध का मान है, तुल्य, ठीक है। यहाँ पे हम ये तुल्य का है, तुलनात्मक है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस I, अब आप लोग समझिएगा, इसमें जो ये I बह रहा है यहाँ से, मान लीजिए यहाँ से, वही I तो यहाँ पे आएगा, बिल्कुल आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये I यहाँ पे 3 भागों में बढ़ गया है, I1 I2 करके, और ये अंतिम में आखिरी में आके I ही बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, I
आई बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तीनों को जोड़ दिया जाए तो ये I आ जाएगा। तो अब हम फार्मूले में इसका मान रखेंगे, ठीक है। तो हम मान इसका रखेंगे तो कैपिटल I बराबर क्या है, तुल्य प्रतिरोध में क्या हो गया, ये I बराबर क्या होगा, V/R। इसको रखें या चाहे इसको रखें, दोनों बराबर है तो कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, हमको पता है। V/R1 प्लस V/R3 प्लस V/R3, R2 यहाँ पे होगा और यहाँ पे हो जाएगा R3। तो चाहे इसके साथ इसको लिखो, इसके साथ इसको लिखो, दोनों जब बराबर है तो हम अपने मतलब हमको समीकरण बनाना है, इसका फार्मूला निकालना है, तो हम इस I के बराबर इस I का मान रखेंगे, ठीक है। हम इससे मान रखते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ यदि सेम हो, इसमें भी उतना हो, इसमें भी उतना हो, इसमें भी उतना हो, तो उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा V/R बराबर, हम भी कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा R1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इतना समझ में आया कि नहीं? यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो ये भी का मान यहाँ से कट जाएगा, तो ये भी कट गया, तो ये हो गया 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यदि वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाइक अवश्य करते रहें, ठीक है। तो यदि हम इसका भी मान अगर n तक ले लेंगे, तो जैसे कोई कह दे कि इसका मान 3 ही लिए हैं सर, अगर हम 10 लेना चाहें तो कोई भी ले लो, कोई क्या दिक्कत है। 1/Rn संख्या तक ले जाने के लिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 1/Rn तक आप इसको ले जा सकते हैं, ठीक है। यही हमारा फार्मूला है। इसमें आप मान रख देंगे तो सरलतम रूप से आपको उत्तर मिल जाएगा, आपको ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये इसका फार्मूला है, वो उसका फार्मूला था, ठीक है। बस इसमें एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या, अब हम बता रहे हैं। इसमें क्या है कि ये जो है, इसको हम थोड़ा सा, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लें, हम इसको मिटाएंगे। इसमें आप लोग देखेंगे एक चीज की मतलब क्या है कि I का मान बदल रहा है, ठीक। इसमें क्या है कि I प्रोपोर्शनल 1/R, ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। ये क्या है, I प्रोपोर्शनल 1/R, मतलब कि I का मान जब भी होगा R के व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब इसका जस्ट उल्टा कर दे। हाँ, इस पे आप सवाल भी हल कर सकते हैं। आपको एक छोटा सा सवाल हल करके बता दे रहे हैं। R तुल्य बराबर 1/R1 के स्थान पे 1 रख दीजिए, प्लस 1/R2 के स्थान पे 2 ओम रख दीजिए, 2 रख दीजिए, और यहाँ पे 3 रख दीजिए। आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, इसका एलसीएम आप लेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा 1, ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा आपका 2। ये क्या होगा, 3 2 5 11, ये बराबर हो गया 11/6। तो यदि हमें R का मान, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, 1/R जो होता है ये व्युत्क्रमानुपाती है, इसको आपको मान रखना पड़ेगा। जैसे इसके बराबर हमें 11/6 मिल गया। अब इसका सही आंसर लाने के लिए हमें इसको उलटना पड़ेगा। जब इसको हम उल्टेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। ये इसका दोस्त है ना, जब ये उल्टता है तो ये भी उलट जाएगा, मित्रता निभाएगा। तो ये हो जाएगा R तुल्य बराबर 6/11। इसका मान आप लोग देखेंगे तो 0.5454 करके ऐसे आता रहेगा,
ठीक है, इस प्रकार से ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। आपको आंसर देना होगा तो इस प्रकार से आपको आंसर देना पड़ेगा और दशमलव में से काटना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जो बताना चाहते हैं वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं, आप थोड़ा सा इंतजार करिए। अब आइए हम लोग देखते हैं ये क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा I1 संबंधे I2 संबंधे I3 बराबर, आपको आगे जब हम क्वेश्चन हल कराएंगे उनके नियम से तो आपको ये देखने को मिलेगा 1/R1 संबंधे 1/R2 संबंधे 1/R3। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम ये मतलब जो पॉइंट होता है याद करने के योग्य उसको हम इसके बाद बताएंगे। यदि आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए इसके कुछ याद करने योग्य मुख्य बिंदु के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक, पहला बिंदु हमारा है इस संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम संयोजन में जोड़े गए सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के समान होता है। व्युत्क्रम मतलब समझ गए कि जो बटा में है उसको यदि आप उल्ट पलट देंगे तो ये समान हो जाएंगे। ठीक है, पहला बात। दूसरी बात हम समझेंगे प्रत्येक प्रतिरोध के सिरे पर विभवांतर समान होता है। हम पहले ही बता चुके हैं, जिसकी बिंदु एक हो मतलब अनेक बिंदु न हो। आप देखे थे उसका क्या था, बिंदु x और y था, इसलिए उसका विभवांतर समान था। इसमें क्या होगा, विभवांतर समान होगा। संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन में जोड़े गए निम्न प्रतिरोध से भी कम होता है। यदि आपको याद हो तो अभी हम आपको बताए थे कि R तुल्य बराबर क्या बताए थे, 0.54 ऐसे करके 5454 करके आएगा। इसको आप लोग इस प्रकार समझे, यदि मैं R1 अगर 1 को मानूं, R2 को 2 तो R3 को 3, तो उसमें क्या था जो सीरीज में था, उस सीरीज में क्या था, ये 3 का 6 आया था। जो तुल्य प्रतिरोध था वो क्या था, 3 का 6, बड़े से भी बड़ा, लेकिन इसमें किसमें, पैरेलल में छोटे से भी छोटा। यदि आपका प्रतिरोध 1 है, दूसरा प्रतिरोध 2 है, तीसरा प्रतिरोध 3 है, तो आपका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना आएगा, आधा। ये आया ना, आधा आया ना, 0.5। तो ये क्या होगा, छोटे से भी छोटा। अब तक वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें।